हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी डॉक्टर शीतल सुरकार एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट, हेयर एंड स्किन एक्सपर्ट। फ्रेंड्स, आज का हमारे वीडियो हमारे कुछ पेशेंट्स, कुछ व्यूअर्स है हमारे, उनके ऑन डिमांड पर है। और आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है अस्थमा, जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं दमा। तो दमा ये एक सांस की बीमारी है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको यहाँ पर अस्थमा से रिलेटेड पूरी जानकारी देने वाले हैं कि अस्थमा क्या है, किन कारणों से होता है, अस्थमा होने पर उसमें कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, और इसके लिए हमें मॉडर्न साइंस ने और आयुर्वेदा ने कौन सी ट्रीटमेंट सुझाई है। और इसके साथ ही अस्थमा होने पर कुछ बहुत ही एक्सेलेंट होम रेमेडीज़ हम आपके साथ आज यहाँ पर शेयर करने वाले हैं, ताकि आप अपने अस्थमा से समस्या से पूरी तरह से बाहर निकल सके। तो फ्रेंड्स, कुछ लोगों में कुछ घटकों की या कुछ फैक्टर्स की एलर्जी रहती है। जब भी हमारे फेफड़े हमारे सांसों के द्वारा कुछ एलर्जिक फैक्टर के कांटेक्ट में आते हैं, संपर्क में आते हैं, तो जब भी यह एलर्जिक फैक्टर फेफड़ों के संपर्क में आते हैं, उस वक्त हमारे फेफड़ों में कुछ छोटी छोटी नलियाँ रहती है। तो इन नलियों में इन एलर्जिक फैक्टर की वजह से सिकुड़न होता है, यानी कि ब्रोंकोस्पाज्म होता है। और ब्रोंकोस्पाज्म होने की वजह से ये नलियाँ एकदम टाइटली सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से इनके अंदर जो स्पेस रहती है वो बहुत कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जब भी हम सांस लेते हैं या व्यक्ति सांसें लेता है तो ये सांसें पूरी तरह से अंदर नहीं जा पाती, और जितनी भी सांस अंदर गई है वो पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाती, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की सांसें फूलती है और खांसी आना शुरू होता है। तब हम इसे कहते हैं अस्थमा। तो फ्रेंड्स, अस्थमा से रिलेटेड ये हमने मॉडर्न साइंस की कंसेप्ट आपको यहाँ पर बताई है। अभी हम देखेंगे कि अस्थमा जब भी होता है तो ये मेनली किन कारणों से होता है, क्योंकि कारणों का जानना भी बहुत ज़रूरी रहता है। तो अस्थमा के मेनली 4 कारण रहते हैं, या 4 कारणों में डिफ्रेंशिएट किया है। तो सबसे पहले इसमें नंबर 1 पर आता है हेरिडेटरी फैक्टर, यानी कि जिन भी माँ बाप को या उनके परिवार के उनके पहले की पीढ़ियों में भी किसी को भी अगर अस्थमा की प्रॉब्लम रही हो, तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन में या उनके बच्चों में भी अक्सर अस्थमा की समस्या दिखाई देती है। नंबर 2 पर आता है डिप्रेशन। जो भी लोग डिप्रेशन के शिकार रहते हैं, तो डिप्रेशन के शिकार रहने की वजह से ये लोग अपनी भावनाएं खुलकर प्रदर्शित नहीं करते, या फिर उनकी जो भी दुख की भावनाएं हैं उन भावनाओं को ये लोग अंदर ही अंदर दबा के रखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भी अस्थमा होता है। नंबर 3 पर आता है एलर्जिक फैक्टर। एलर्जिक फैक्टर में जैसे कि धूल, धुआं, कुछ गैसेस, फंगस लगी हुई दीवारें या फंगस, पोलन ग्रेन्स, कुछ केमिकल्स की स्मेल और गैसेस, इन सब के परिणाम स्वरूप कुछ लोगों में ये सब घटक या ये सब फैक्टर एलर्जिक फैक्टर के इसमें काउंट होते हैं। इसीलिए जब भी यह एलर्जिक फैक्टर व्यक्ति के फेफड़ों के संपर्क में आते हैं, तो उस वक्त उन व्यक्तियों में अस्थमा के लक्षण दिखाई देते हैं। और नंबर 4 पर आता है औरों की कुछ बीमारियां, जैसे कि ब्रोंकाइटिस, निमोनिया। तो इन बीमारियों में अक्सर फेफड़ों में सूजन रहती है, जो कि आगे चलकर अस्थमा के डिसीज़ में या अस्थमा की बीमारी में कन्वर्ट होती है। तो फ्रेंड्स, जब भी अस्थमा हो तो अस्थमा के कौन कौन से लक्षण रहते हैं, इनका जानना भी बहुत ज़रूरी रहता है। तो इसमें सबसे पहले नंबर 1 पर आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि अस्थमा हुए व्यक्तियों में अक्सर छोटी छोटी सांसें चलती रहती है, या ये लोग लंबी लंबी सांसें नहीं ले पाते, जिसे हम कहेंगे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। नंबर 2 पर आता है टाइटनिंग ऑफ चेस्ट, यानी कि सीने में दर्द रहता है इन लोगों के, या छाती में जकड़ाहट महसूस होती है। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की वजह से बहुत बार इन लोगों में खांसी की समस्या दिखाई देती है, यानी कि अक्सर ये लोग खांसते रहते हैं, और कभी कभी इन खांसने की वजह से या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की वजह से ये लोग रात को ठीक से सो भी नहीं पाते। जब भी सांसें लेने में तकलीफ़ ज़्यादा होती है या बहुत ज़्यादा मात्रा में सांस लेने में तकलीफ़ होती है, तो ऐसे वक्त में व्यक्ति को पसीना आना शुरू होता है और उसकी सांसें फूलना शुरू होता है। क्योंकि जब भी सांस लेने में तकलीफ़ होती है तो सांसें तो अंदर जाती है, लेकिन जितनी भी सांस अंदर जाती है वो पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाती, जिसके परिणाम स्वरूप फेफड़े फूलने लगते हैं, और फेफड़े फूलने की वजह से सांसें फूल जाती है और व्यक्ति हाँफना शुरू कर देता है। जैसे ही व्यक्ति हाँफना शुरू कर देता है,
वैसे ही वो जल्दी जल्दी सांसें लेना स्टार्ट करता है, जिसके परिणाम स्वरूप साथ में जो खांसी रहती है वो भी तेज़ होती है और इन सब के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। जैसे जैसे ऑक्सीजन व्यक्ति में कम होता जाता है वैसे वैसे व्यक्ति में रेस्टलेसनेस बढ़ता है, सर में भारीपन आता है, बहुत ज़्यादा जो खांसी रहती है वो और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। फिर धीरे धीरे व्यक्ति के नाखून नीले पड़ने स्टार्ट होते हैं, होंठ नीले पड़ते हैं और आखिर में व्यक्ति अनकॉन्शियस स्टेज में चला जाता है या फिर बेहोश होता है। लेकिन ये सभी लक्षण अस्थमा का जो सीवियर अटैक रहता है उसी में दिखाई देते हैं। और अस्थमा का सीवियर अटैक मतलब इट्स अ वेरी डेंजरस स्टेज ऑफ अस्थमा। तो जब भी अस्थमा के लक्षण दिखाई दे तो उसके लिए मॉडर्न साइंस ने कुछ ट्रीटमेंट्स हमें बताई है, आयुर्वेदा ने कुछ ट्रीटमेंट बताई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके लिए हमें मॉडर्न साइंस ने कौन सी ट्रीटमेंट सुझाई है। तो फ्रेंड्स, मॉडर्न साइंस के अनुसार अस्थमा एक एलर्जिक फैक्टर की वजह से होने वाली सांसों की बीमारी है। इसीलिए जिन भी फैक्टर से एलर्जिक फैक्टर से व्यक्ति को एलर्जी हो उन एलर्जिक फैक्टर से हमेशा दूर रहना चाहिए, जैसे कि धुआं, धूल, मिट्टी, फंगस लगी हुई दीवारें, ज़्यादा पोलन ग्रेन्स वाले फ्लावर जहाँ पर हो, ऐसी हर जगह पर व्यक्ति को जाना अवॉइड करना चाहिए। या फिर अगर इन जगहों पर जाना ही पड़े तो आप हमेशा मास्क लगाकर ही ऐसी जगह पर जाएं, ताकि ये जो एलर्जिक फैक्टर है वो आपके सांसों के कांटेक्ट में ना आए। इसके बाद जैसे ही जिन लोगों में अस्थमा की समस्या रहती है उन लोगों में अक्सर सर्दी की समस्या, कॉमन कोल्ड की समस्या दिखाई देती है, जैसे कि छींकें आती रहती है इन लोगों को, या फिर नाक से हमेशा पानी बहता रहता है। तो इसलिए मॉडर्न साइंस के अनुसार इसके लिए टैबलेट, सेट्रिजिन, एलेग्रा जैसी कुछ दवाइयाँ रहती हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके साथ ही कुछ नेज़ल स्प्रेज भी आते हैं, जैसे फ्लोमिस नेज़ल स्प्रे जैसे कुछ स्प्रे आते हैं, उनका भी इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ज़्यादा सांसें लेने में तकलीफ़ हो या फिर व्यक्ति को रेस्टलेस फील हो, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है ऐसे लगे, या फिर छाती से घरघराहट शुरू हो गई हो, तो ऐसे वक्त में कुछ इन्हेलर्स भी रहते हैं, एस्थलीन इन्हेलर, बुडेनसॉल के इन्हेलर्स, इनका प्रयोग भी करना चाहिए ताकि अस्थमा के लक्षण तुरंत कम हो सके और व्यक्ति को राहत मिल सके। लेकिन ये सब दवाइयाँ आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके ही लें, डॉक्टर से सलाह करके ही इन दवाइयों का आपको इस्तेमाल करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि आयुर्वेदा ने जो अलग अलग टाइप्स बताए हैं तो हर टाइप्स के लिए कौन सी दवाइयाँ सुझाई है। सबसे पहले इसमें आता है कफज अस्थमा। जब भी व्यक्ति में कफज अस्थमा के लक्षण दिखाई दे तो उसके लिए टैबलेट श्वासकुठार रस, अभ्रक भस्म और कनकासव काफ़ी लाभप्रद साबित होते हैं। पित्तज अस्थमा में टैबलेट सूतशेखर और टैबलेट श्वासकुठार रस का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही पित्तज अस्थमा के लिए एक बहुत ही एक्सीलेंट होम रेमेडीज़ है, जिसका आप दवाइयों के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत जल्द राहत महसूस होगी। जिन लोगों में भी पित्तज अस्थमा हो उन लोगों ने 1 लीटर गर्म पानी में 200 ग्राम यष्टिमधु पाउडर डालनी है और उसे ढक देना है, यानी कि इस पानी को आपको आधे घंटे के लिए ढक देना है। आधे घंटे के बाद इस पानी का आपको सेवन करना है, यानी कि हर 1 घंटे के बाद 1-1 कप इस गर्म पानी को आपको पीना है। इस तरह से पूरे दिन भर में आप इस पानी को पिए ताकि आपका ये जो पित्तज अस्थमा है इसमें बहुत जल्दी आपको राहत महसूस होगी। नंबर 3 पर है वातज अस्थमा। जिन लोगों में भी वातज अस्थमा की समस्या दिखाई दे, यानी कि इवनिंग के टाइम में या अर्ली मॉर्निंग में जिन लोगों को अस्थमा के लक्षण ज़्यादा दिखाई दे उन लोगों ने टैबलेट श्वासकुठार रस, कंटकारी चूर्ण का प्रयोग शहद के साथ करना चाहिए। और इन लोगों के लिए एक बहुत एक्सीलेंट होम रेमेडीज़ है। अगर दवाइयों के साथ इन होम रेमेडीज़ का भी इस्तेमाल आप करते हैं तो आप अपनी बीमारी से बहुत जल्दी बाहर आ सकते हैं। तो वातज अस्थमा के लिए 1 कप गर्म दूध में आपको 10 से 15 ml नारायण तेल को मिक्स करना है और हर 1 घंटे के बाद इस कॉम्बिनेशन को, यानी कि 1 कप दूध और 10 से 15 ml नारायण तेल, इस कॉम्बिनेशन को हर 1-1 घंटे के बाद 1-1 कप इस दूध का आपको प्रयोग करना है, जिससे कि ये जो इवनिंग टाइम वाला आपका अस्थमा रहता है ये आपका पूरी तरह से ख़त्म हो सकता है और बहुत जल्द आप अपनी समस्या से, अस्थमा की समस्या से बाहर निकल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हमने आपको अस्थमा से रिलेटेड पूरी जानकारी बताई कि अस्थमा क्या है, किन कारणों से होता है, अस्थमा के लक्षण कौन से हैं, मॉडर्न साइंस के अनुसार इसकी ट्रीटमेंट,
आयुर्वेदा के अनुसार इसकी ट्रीटमेंट। लेकिन जब भी ट्रीटमेंट लेनी हो आप हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह करके ही दवाइयाँ लें, ताकि आपके डॉक्टर सही तरह से आपकी जांच करके उस हिसाब से आपको मेडिसिन दे सके। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे और आज के हमारे इस वीडियो ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी हेल्प कर दी हो, तो इससे हमें बहुत खुशी होगी। और हाँ, आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि जो नीडी पर्सन हो, यानी कि बहुत ज़रूरतमंद जो पर्सन हो, उन तक ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुँचाइए, ताकि उन्हें भी उनके अस्थमा की बीमारी में कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन पता चले और वो उनकी बीमारी से जल्द बाहर आ सके। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो, हमारा और आपका ये सफ़र यही तक था। मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।